आदाब, बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आगामी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा यानी भारत इंसाफ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी सितंबर 2022 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल चुके हैं। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का मकसद मुल्क की आवाम को इक़्तिसादी इंसाफ यानी आर्थिक इंसाफ, सामाजिक इंसाफ और सियासी इंसाफ दिलाना है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कश्मीर जाकर ख़त्म हुई थी। राहुल गांधी ने इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर का सफ़र तय किया था। इस बार राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक करीब 6200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 14 जनवरी से 20 मार्च तक निकाली जाने वाली भारत न्याय यात्रा 14 सूबों से होकर गुजरेगी। जैसे ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की इस यात्रा का ऐलान किया, कांग्रेस की मुखालिफ पार्टियों ने राहुल और कांग्रेस पर तंज करना शुरू कर दिया। बीजेपी लीडर्स ने राहुल गांधी की यात्रा को एक तरीके से मजाक करार दिया और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगे राहुल की ये यात्रा कोई हैसियत नहीं रखती। बहरहाल आज हम इसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या यात्रा से निकलेगा 2024 का रास्ता। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद अदीब साहब, जो साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं। इनके अलावा हमारे साथ हैं कांग्रेस के तर्जुमान अली मेहंदी साहब, साथ ही नितिन गुप्ता साहब हैं जो बीजेपी की तर्जुमानी करेंगे, और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं शिवाजी सरकार साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहला सवाल नितिन गुप्ता जी आपसे। एक नई जो है उन्होंने शुरुआत की है, नया नाम बदल दिया उसका, और मणिपुर से जो है जाहिर तौर पर वो शुरू कर रहे हैं इस यात्रा को, तो वो उसके अंदर एक बड़ा पैगाम भी छिपा है। जहां मणिपुर जो है लगातार सुलग रहा है, वहां पर कई सारे मसलों को लेकर के जो है वो उलझने हैं। बहुत सारे लोगों की जो है उसमें जानें भी चली गई हैं, वो सबके सामने है। क्या लगता है, पहला रिएक्शन क्या है? क्या 2024 के लिए मतलब एक तरीके से ये कांग्रेस की आखिरी जद्दोजहद है? ये आखिरी तो कोई जद्दोजहद नहीं होती है। जद्दोजहद तो जो सियासी पार्टीज हैं उनकी चलती रहती है। हाँ। तो जद्दोजहद तो चलती रहेगी। पर एक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने पिछली जो यात्रा शुरू की थी जी। देखिए, मुल्क में सभी राजनीतिक दल पार्टियां जो हैं उनको एक्टिवेट करना भी जरूरी हो, एक्टिव रहना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी हो, बाकी पार्टियां भी, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, सियासत आसानी से नहीं चलती है। सियासत में बहुत सारी चीजें होती है, सारी बातें करनी होती है। हर वक्त एक्टिव मोड तो पर ये रहना पड़ता है, जो सच बात है, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने अभी ये जो यात्रा शुरू की है, मैं समझता हूँ जो पिछली यात्रा थी, हमने महसूस किया, सभी ने देखा, इससे कांग्रेस को पहले से ज्यादा फायदा हुआ। और अगर आप ये जो चुनाव हुए हैं 4 स्टेट्स में, उसके अगर आंकड़े देखें तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस के जो टोटल वोट्स हैं वो सिर्फ 10 लाख जो है, 10 लाख बल्कि ज्यादा है। हाँ, 10 लाख ज्यादा है जी। बिल्कुल ठीक है। और राजस्थान के भी जो रिजल्ट्स है ना, राजस्थान के भी रिजल्ट्स अगर हम देखें, खासतौर से वहां पे ऐसा लग रहा था जो ट्रेंड रहा है 98 के बाद, जब कांग्रेस हारती है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से हारती है, मगर इस बार वैसा नहीं हुआ। 69+1 मतलब एक जो है वो आरएलडी लड़ रही थी एक सीट पर, 70 सीटें उनकी आई हैं और 40% के करीब जो है वोट शेयर रहा है उनका। तो 2% के करीब का जो है फर्क था, वो वैसा ही छत्तीसगढ़ में मतलब जो है वो शायद 3.5-4% के करीब का था। तो जाहिर तौर पर वो उसका आप कह रहे हैं कि फायदा हुआ है, नॉर्थ में भी फायदा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, आप ये कह रहे हैं? हर जगह उनको वोट अच्छे मिले हैं। इसलिए ये कहना कि इस मुल्क में सारे लोग एक ही तरफ वोट देना चाहते हैं, शायद ये भी सही नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि सरकारें जो है जब मजबूर होती हैं तो जनता को फायदा ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो है वो सबको मौका मिलना चाहिए। बहरहाल मोहम्मद अदीब साहब, सियासत को आपने दूर से भी देखा है और सियासत में रह करके भी देखा है, महसूस भी किया है, राज्यसभा मेंबर रहे हैं आप। जाहिर तौर पर ये जो भी यात्राएं चलती हैं या जो भी प्लानिंग होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी सियासी दल की, वो नफे नुकसान के लिए ही होती है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सभी पार्टियां जो हैं वो पावर में रहना चाहती हैं। कांग्रेस को लंबा वक्त हो गया, तकरीबन 10 साल से वो बाहर है, और हुकूमत में रह करके कोई भी पार्टी जो है वो अगर वो फलाह बहबूदी के काम करना चाहती है तो वो ज्यादा कर सकती है। मगर भारत जोड़ो यात्रा पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस की मुखालिफ पार्टीज हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, वैसे ही आज भी हो रहा है। कुछ बयान मैं आपको बताता हूं। अनिल विज जो होम मिनिस्टर हैं हरियाणा हुकूमत के, उन्होंने कहा है कि जो पहली यात्रा थी राहुल गांधी की,
उससे भी कोई पत्ता नहीं हिलाता, कुछ फर्क नहीं पड़ा था, अभी भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये यात्रा राहुल गांधी की मनोरंजन के लिए ठीक है। मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि पीएम मोदी जो है वो सभी को न्याय ऑलरेडी दे रहे हैं, सभी के वो मकान बना रहे हैं, सभी तक राशन पहुंच रहा है। तकरीबन वैसी ही बात जो है वो दूसरे लीडर्स कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो हैं, जो इंफॉर्मेशन वजीर हैं इस मुल्क के, वो ये कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो इसमें शामिल होगा पहले की तरह, और राहुल गांधी वो इस मुल्क को क्षेत्र के नाम पर, जबान के नाम पर, कास्ट के नाम पर और मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये जो अभी से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, ओवरऑल क्या कुछ देख रहे हैं, कुल मिलाकर के क्या जो है आपका रिएक्शन है? रब्बानी साहब, राहुल गांधी ने जी जो पहला फैसला किया, सालों साल से कांग्रेस हुकूमत में थी और अवाम से कट गई। जी राहुल गांधी ने ये बहुत दिनों के बाद कांग्रेस को अवाम से जोड़ा और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस में हर इलेक्शन से पहले एक होड़ मचती थी, लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भागते थे। हाँ। लेकिन इस यात्रा में जो पिछली यात्रा हुई उसमें छोड़ के नहीं गए, बल्कि दूसरी पार्टियों से लोग वापिस कांग्रेस में आए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि ये एक लीडर है जो आवाम के साथ जुड़ना चाहता है। अब लोग कुछ भी कहें, लेकिन तारीख के पन्नों में ये एक इतिहास का असर रहेगा कि एक नौजवान निकला और वो आवाम के बीच में गए। जहां तक कि इलेक्शन की बात है जी, ये हकीकत है कि सीटें नहीं आई, लेकिन कांग्रेस बढ़ी है, हर लिहाज से स्टेबिलिटी बढ़ी है। और एक बात जो बीजेपी वालों को है कि एक उनका ये था कि मोदी नहीं तो कौन, तो वो कौन सामने गया, एक आवाम से जुड़ा हुआ। अब इनके पास क्या रह गया है, वो तो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, आवाम से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं जी, इन्होंने अयोध्या से शुरू किया था, फिर अयोध्या पे चले गए। अब वहां उनके पास वही एक मुद्दा है। उत्तर प्रदेश पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, आप पता ही है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन लगाया कि जिले में, ब्लॉक में ऑफिशियल फंक्शंस किए जाएंगे और वाल्मीकि रामायण पढ़ाई जाएगी जी, और ये सरकार के पैसे पे होगा। ये जब मसखरेपन होंगे और जिस तरह से सेक्युलर कंट्री में होगा, अदालतें खामोश हैं, मीडिया चुप है, तो फिर अपोजिशन के पास क्या रह गया है कि वो आवाम के पास डायरेक्ट जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं अदीब साहब, बिल्कुल ठीक है अदीब साहब, लेकिन आपने एक यहाँ पर एक बात बड़ी अहम कही है। उन्होंने मतलब आपका जो बयान था वो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक तरीके से मतलब एक सबक सिखाने वाला भी है, खासतौर से इंडिया अलायंस को। चूंकि आपने कहा कि पहले लोग ये सवाल कर रहे थे कि मोदी के सामने कौन है आखिर, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जो है वो खुल करके सामने आ गया और एक चेहरा सामने आया। लोगों को यकीन हो गया कि भाई राहुल गांधी ही एक चेहरा है जो, या एक ऐसे लीडर हैं जो मोदी की टक्कर ले सकते हैं, मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। मगर इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, वहां पर तो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कोई अभी तक तैयार नहीं हुआ, या फिर जो है उसके ऊपर कोई सहमति नहीं बनी। और वो भी जी, वेस्ट बंगाल के सीएम जो है वो उन्होंने नाम रखा, एक नाम जो है सजेस्ट किया, जो कांग्रेस के जो है अभी प्रेसिडेंट हैं उनका, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई, नाराज हो गए नीतीश कुमार साहब। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि एक चेहरा है अभी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए राहुल गांधी? मैं जी रब्बानी साहब इस पर बिल्कुल वादे करता हूं, हाँ कि अभी तक इंडिया अलायंस का जो मूव है जी, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी का नहीं। उनका जो मूव है कि पहले हम उस इंस्टीट्यूशन, उस पार्टी को हटाएं जिसने हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया है। लेकिन कि भाई अदलिया वापिस आए, इलेक्शन कमीशन वापिस आए, ईडी और आईटी और ये जो हरकतें हो रही हैं इस पे लगाम लगे। मुत्तफिका तौर पर यानी ममता बनर्जी ने ऐलान किया, खड़गे साहब ने कहा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, राहुल गांधी ने ऐलानिया कह दिया कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। आज नीतीश कुमार जी का भी यही है। ये लड़ाई जो है, अगर
अगर बीजेपी ये चाहती है 1-to-1 लड़ाई हो, जी अगर एनडीए 1-to-1 करेगी तो उसको मुश्किल होगी। इनकी प्लानिंग ये है कि हमारा यानी इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर बाद में तय होगा। बिल्कुल ठीक है यही मसला बीजेपी के साथ है जी। कि ये कैसे करेंगे एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसका इतना ज्यादा असर था और जिसने इस मुल्क में जहर घोल के और वो हुकूमत भी करी है, लेकिन आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं हुई सर। हाँ आज तक मीडिया से कलाम होने की हिम्मत उसमें नहीं। हाँ। तो इन साइड वो बहुत वीक आ। और देखिए जो डिक्टेटर होता है वो अंदर से बड़ा वीक होता है। अच्छा ठीक है। राहुल गांधी हाँ। एक इमेज मैं इन शहरों में कह रहा हूं जहां मुझे हर तीसरा आदमी कहता था कि ये पप्पू आ गए। अब सवाल नहीं, ये बात तो इसमें तो खैर कहीं इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो इमेज है उसमें एक बड़ा बदलाव था और उनकी उस यात्रा का पॉलिटिकली भी मतलब भले ही नॉर्थ में उतना बड़ा मतलब जो है फायदा होता हुआ नजर नहीं आया हो, मगर साउथ में वैसा हुआ था। नितिन गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और इस मुल्क में अलग अलग वक्त पर एक जमाने में आडवाणी साहब ने जो है वो रथ यात्रा निकाली थी और अभी प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जो है वो अलग अलग जगहों पर यात्रा निकल रही है उनकी और अलग अलग लीडर शामिल हो रहे हैं। तो यात्राएं तो निकलती हैं, यात्राएं निकलनी भी चाहिए, मगर इस तरह के बयानात आना कि भाई ये तो मनोरंजन के लिए यात्रा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और अनुराग ठाकुर जो है वो कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल होंगे। तो अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं तो आप उनको पकड़ करके कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनको जेल के अंदर डालिए, आप खुले क्यों घूमने दे रहे हैं उनको? मेरा सवाल यह है आपसे कि अगर कांग्रेस कोई कदम उठाती है, वो जाहिर तौर पर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए तो होगा, तो उससे परेशान जो है वो बीजेपी क्यों होने लगती है? क्यों जो है उसको दिक्कत होने लगती है? पूरी पार्टी, पूरी कैबिनेट जो है वो मुखालफत में खड़ी हो जाती है। फिर देखिए, निश्चित तौर पर ये आंदोलन हाँ होते रहने चाहिए जो हो। रथ यात्रा, संकल्प यात्राएं ये निकलती रहनी चाहिए, चाहे सत्ता निकाले या विपक्ष। जी। इससे जनता से जुड़ाव होता है, कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, इन्हीं में से सैकड़ों, हजारों, लाखों नेताओं का निर्माण। यहाँ हम आपकी बातों का जो जवाब देंगे, बट यहाँ कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए हम नहीं, जैसे अभी शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, या इस तरीके की बातें ना करें। हम लोग आपस में फिर डिबेट के लिए बैठे। हाँ ठीक है। तो अगर कोई आपको बात खराब लगी हो तो उसी तरीके से बोल, कोई शालीनता रहे, अपना व्यवहार होता है। हम आपकी कोई किसी बात का विरोध करने के लिए नहीं बैठे। आप कुछ मेरा ख्याल के टेक्निकल इशू है। अली मेहंदी साहब। हाँ। गुप्ता जी, मुझे बताएं, शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को? मणिपुर की जनता ही पूछ रही है उनसे। मणिपुर की जनता पूछ रही है। मैं तो बड़ी विनम्र तरीके से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं भाजपा की तरफ से। मैं ये बात देश की जनता की तरफ से पूछ रहा हूं, मणिपुर की जनता की तरफ से पूछ रहा हूं। जब मणिपुर में आग लग रही थी, मणिपुर के अंदर औरतों की इज्जत और इस्मत को लूटा जा रहा था और वहां पर एक तरीके से नंगा नाच हो रहा था, लोगों कत्लेआम मचा हुआ था, प्रधानमंत्री मौन थे। देखिए, और बाकी चीजों में उनके ट्वीट भी आते हैं, तो हम क्यों ना पूछें कि शर्म नहीं आ रही? हाँ नितिन जी, आज देखिए, सुनिए गुप्ता जी, हमें शर्म आ रही है इस बात को देखकर। आप समझिए, हम कोई बदतमीजी के साथ उंगली नहीं उठा रहे। हाँ अली मेहंदी साहब, एक बार सुन लीजिए, नितिन जी का जवाब सुन लीजिए एक बार। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपसे ये पूछूं, क्या प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के लीडर्स को शर्म नहीं आई? विपक्ष नहीं होगा तो एकजुटता का आह्वान ही नहीं होता है। मजबूत विपक्ष तो हमेशा हम कहते हैं राजनीति में। आपने विपक्ष को विपक्ष छोड़ा कहाँ है साहब? आप 140 विपक्ष के एमपीओ को निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद फिर आप पर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि आपको अपने 3 लॉ पास कराने थे, तो इसलिए अली जी ठीक है। देखिए, ऐवान के अंदर जो है वो नंबर्स गिने जाते हैं और
नंबर में अगर कहीं कुछ कमी पड़ रही है तो जाहिर तौर पर उसके लिए जिम्मेदार नितिन जी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शायद मेहनत कर भी रहे हैं, इसी वजह से जो है वो भारत नया यात्रा निकालने की जो है जरूरत पड़ रही है। जी शिवा जी जवाब देना चाह रहा था। हाँ ठीक है, आप बात सुनिए। हाँ सत्ता पक्ष के नाम पर, सत्ता पक्ष में या विपक्ष के नाम पर जो डिबेट हो रही है, गाली गलौज के अड्डे बन जाते हैं, मारपीट हो जाती है। हमने कई डिबेट देखे, हम ऐसा कुछ नहीं, हम शालीनता से बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं। मेरी राजनीति कैरियर में मैं ये बात जानता हूँ, मैंने अपने व्यक्तियों की मदद की है, अपने साथ कार्यकर्ताओं की नहीं की है। जैसे आदिप जी हैं, आदिप जी आप शायद राज्यसभा 2010 में हुए थे, आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा देखते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से हुए थे आदिप साहब। हाँ ठीक है ठीक है, उसमें उस बात में हम कहाँ जाएंगे भाई, वो ठीक है। हाँ मुझसे सवाल किया, मैं समझ यही बताना चाह रहे हैं। सरकार की समाजवादी पार्टी के समय में मुलायम सिंह जी ने पहली बार बचाई और आज भी ये बात कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे किसी का कोई वो रहा, समय परिस्थिति भी उस समय रहा, उनको लगा करेंगे। आज हम ये कह रहे हैं राजनीति किस ओर जा रही है। आप युवा हैं, हम लोग भी आगे राजनीति। ठीक है अटल बिहारी शिवाजी सरकार, मैं आपके पास आऊंगा। भारत जोड़ो यात्रा का असर, ठीक है शिवाजी सरकार, भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिला। कर्नाटक जीत गए, तेलंगाना जीत गए। ये जो अब भारत न्याय यात्रा निकल रही है, 14 सूबों से होकर ये गुजरेगी, 85 जिलों से होकर ये गुजरेगी। क्या लगता है 2024 का जो नतीजा आएगा, जाहिर तौर पर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, मगर राहुल गांधी की इमेज में जो सुधार हुआ था उसमें और ज्यादा सुधार आपको लग रहा है होगा और ज्यादा बेहतर होगी। साथ ही इंडिया अलायंस को भी, कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस को भी उसका फायदा होगा। आपको लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इससे? देखिए फर्क क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा आज की तारीख में तो कोई ज्योतिषी बता सकता है, पर हाँ एक चीज जो है, जो हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है निश्चित रूप से ही कांग्रेस की जो एक साख थी वो उसमें काफी फर्क आया और राहुल गांधी के जो उनकी जो एक पर्सनालिटी थी वो लोगों के सामने आया और लोग जो है कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़े, ये हमें देखने को मिला। और उसका जो वोटिंग जो हमें देखने को मिला, अभी 4 स्टेट्स का उसको अगर हम देखें तो उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है और लोग कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली ये बात अपनी जगह पर है। दूसरी चीज, उन्होंने मणिपुर का जो किया, मैंने कहा मणिपुर को सिंबॉलिक है, बॉम्बे से मणिपुर भी जा सकते थे, पर उन्होंने मणिपुर से बॉम्बे जाने की जो बात की वाकई सिंबॉलिक। देखिए मणिपुर में जो है, मैं किसी पार्टी को दोष देना नहीं चाहता, मणिपुर को 3 मई को जो घटना घटी थी उसको जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते उसको कंट्रोल करने। बिल्कुल 3 मई को सिर्फ सारे लोग आए थे, सारे जो ट्राइबल कमिटीज थी वो सारे मिलके आए थे और उन्होंने एक रैली की थी, वहां से कोई शुरुआत नहीं हुई थी। पर उसके बाद जिस तरह से सारी चीजें हुई, मैं समझता हूं वो पूरे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, और उसको जिस तरह से सॉल्व करना चाहिए था वो नहीं किया गया, जिसके बारे में हमारे कलीग सभी बात कर रहे हैं। हाँ। सवाल ये है, एक स्टेट जो 3 मिनट में सही हो सकता था, अब इतने महीने हो गए अभी भी वो वहां की जो सारी बातें हैं अभी भी वहां जो है कंट्रोल में नहीं आई है। ये जो है गौर करने वाली बात। दूसरी चीज, जो वहां से यहां तक आएंगे, अब ये देखने की है कि लोग किस तरह से उनके पास आते हैं और उसका क्या सब। अगर लोग आते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ये कहे कि किसी भी मुल्क में एक ही पार्टी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, शायद वो बात सही नहीं है। और भी जो विचारधारा है उसके साथ भी लोग जुड़ते हैं। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा। नितिन जी सुन लीजिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में और इंडिया अलायंस में एक थोड़ी सी वहापोह है, वो अयोध्या जाए या नहीं जाए। मुझे मैं समझता हूँ अयोध्या में जाने में उनको क्या परेशानी है, 22 को नहीं जाना चाहिए, 22 से एक हफ्ते पहले चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। पर अयोध्या तो शिलान्यास तो सभी पार्टियों ने मिलकर किया था, उसमें उस वक्त बीजेपी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी। तो इसलिए अगर वो काम होता है तो क्या बुराई है। तो सब मिलकर इन चीजों को करेंगे तभी मुल्क, मुझे लगता है कि इस मुल्क में भला होगा। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए अभी बात हो रही थी संसद की, संसद में जो बिल्स आए हैं बिना बहस के पास हो गया।
हाँ। और उन बिलों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कई तरह के जो सुधार की जरूरत, हाँ। तो क्या वो सुधार हमें नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने बहुत चाहिए, सारी मगर चीजें मगर सर हो सकता मगर सर है। ये यात्रा 3 दिन होगी, उसके बाद पिछले जो सारी पिछले चीजें- हफ्ते हमने इस मसले पर डिबेट की थी और मेरा सवाल उस वक्त भी यही था कि क्या कांग्रेस से या इंडी अलायंस से, जो इंडिया अलायंस कह लीजिए उसको, क्या उससे कुछ भूल हुई है, कोई चूक हुई है? क्योंकि एक बड़ा मौका था उसके पास बहस करने का, मगर वो जिद पर अड़े रहे कि भाई वजीर दाखिला जो है वो बयान देंगे उस मसले पर, तभी जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है वो कांग्रेस से या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी उनसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई होगी जाहिर तौर पर, क्योंकि एक बड़े अहम बिल थे वो, बहुत ही अहम बिल थे। सिर्फ वही नहीं थे, टेलीकॉम नया बिल आया टेलीकॉम के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, मतलब उनके ऊपर बात हो सकती थी, अपोजिशन को अपनी बात रखनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई वैसी। शिवाजी सरकार साहब। जी 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 हाँ, देखिए आपने जो बिल की बात की, बहुत अहम बिल रहे। एक तो बिल के नाम जिस तरह से रखे गए, मुझे लगता है कि आम आदमी अगर वो हिंदी क्षेत्र से जुड़ा नहीं है तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो जो उसके पुराने नाम है उसके साथ अगर तो अलग नाम रखना चाहे रखें, पर पुराने नाम को जब साथ नहीं रखते तो काफी कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं। एक तो वो होना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें कई तरह के ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे कि एफआईआर के बारे में उन्होंने जो समय बढ़ा दिया। हाँ। उसके बाद जो अभी 90 दिन में जो है चार्जशीट फाइल होने की बात होती है, उसके 180 दिन कर दिया गया। इस तरह की, मैं तो बहुत बुनियादी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी औपचारी चीजें जो हैं जो पूरी न्याय व्यवस्था को में एक परिवर्तन ले आती है। तो मेरे ख्याल में जो देखिए पुलिस को कितने ये सारी चीजें जो है तरफा जो है पुलिस के जो सुझाव है उसको मान लिए गए। सारे बिलों के साथ ऐसा हो रहा है। टेलीकॉम बिल में ठीक है, TRIA को आपने उसमें शामिल कर लिया, कोई बात नहीं है, पर उसके साथ जो कई तरह के ऐसे प्रोविजंस हैं कि कहीं भी कभी भी टेलीकॉम बिल के जरिए किसी के भी घर में भी आप उसमें जाके उसकी पूछताछ कर सकते हैं, तरह तरह के टेलीकॉम जो सिस्टम है उसको रोक सकते हैं। सारी चीजें जो उसमें भी बात होनी चाहिए। अच्छा मोहम्मद अदीब साहब, PRP का बिल जो आया है, पहले PRP कहलाता था, उसमें भी चीजें की जरूरत है। इन सारी चीजों पर सरकार, देखिए सरकार चीजों को लाती है, सरकार के अपना एक सोच होती है, उसके हिसाब से लाती है। जब बहस होती है तो इसीलिए कई बार जो है एक एक बिल जो है कई बार जो है स्टैंडिंग कमेटी को इसीलिए जाती, वहां पे एक छोटा सा 20-25 आदमी का जो एक समूह होता है, ग्रुप होता है, वो उस पर डिटेल में चर्चा करता है और उसके लिए सारे अफसर्स और सबको साथ बुलाया जाता है। सभी ऑपोजिशन जितने लोग होते हैं सबको बुला के बिल्कुल ठीक है। बात हो रही है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की जो शुरू होने वाली है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2024 की तैयारियां हैं, क्या 2024 के लिए कांग्रेस की नैया को पार लगाएगी राहुल गांधी की ये दूसरी यात्रा? बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर भी और राहुल गांधी के ऊपर भी। सुबह से ही हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से जो है वो हमले शुरू हो गए, और मरकजी वजीर भी, अलग अलग सूबों के वजीर भी, वो जो है वो तकरीबन हर कोई सवाल उठा रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा पर कि क्या जरूरत पड़ गई है इस यात्रा की। कोई कह रहा है कि ये यात्रा बिल्कुल फीकी है, कोई मतलब नहीं है। कोई कह रहा है कि इस यात्रा से जो है कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बीजेपी जो है वो लगातार सवाल पूछ रही है, और वो सवाल ये कह रही है कि पहले राहुल गांधी खुद को भारत से तो जोड़ें, पहले राहुल गांधी पार्टी को तो एकजुट करें, पहले राहुल गांधी अपने घर को तो संवारे। वहां पर जो है ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि वहां से एक लीडर के घर से 350 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद होती है। इस तरह के सवाल भी आज हमने दिन में उठते हुए देखे बीजेपी की तरफ से। तो जाहिर तौर पर जो है हमलावर है लगातार, और प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, उसको भी लगातार जो है वो बताया जा रहा है कि उसके सामने राहुल गांधी की ये यात्रा फीकी है। मोहम्मद अदीब साहब, बात जो है वो बहुत सारी हो रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और बीजेपी का सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी भारत से खुद को जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। आज भी जो है वो किसी वजीर का एक बयान था कि राहुल गांधी अभी जो है वो जाएंगे विदेश में घूमने, उसके बाद जो है वो यहाँ कुछ दिन यात्रा करके दिखाएंगे लोगों को, मैं यहाँ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ। उनको तो ज़्यादा प्यार दूसरे मुल्कों से है, वो वहाँ जा करके हिंदुस्तान की बुराई भी करते हैं। ये बातें भी आज जो है वो दिन भर में उठी हैं। क्या देख रहे हैं, क्या मतलब सिर्फ मुखालफत करने से ही काम चलेगा, या इस राहुल गांधी की इस यात्रा से कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है, इसीलिए उसके बयान लगातार ये आ रहे हैं ऐसे? रब्बानी साहब, ये
बीजेपी का की बौखलाहट है, वो घबराते हैं इस बात जी, उनको परेशानी है इसलिए कि राहुल गांधी की रगों में जो खून दौड़ा, उसकी शहादत उनके बाप की, उनकी दादी की, उनके पर लाला जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने इस मुल्क के लिए 9 साल 3 महीने जेल में गुजारे, इस मुल्क की बुनियाद रखी। इंदिरा गांधी ने को मजबूती की हद तक पहुंचाया जी, कि ये जो अखंड भारत ने पाकिस्तान को उसने तोड़ के हिंदुस्तान को जोड़ा। उसके बाप ने इस मुल्क में जो आप देखते हैं, हम जब एक वक्त बैठ के मीडिया पे, उसकी सोच और फिक्र बानिया थी। अब वो लोग सवाल कर रहे हैं जो माफिया माफी जिसने कोई काम नहीं किया है, उनको ये मालूम है कि ये जो खानदान हम इसको टारगेट करें जी, तो हमारे लिए आसानी। उन्होंने इसीलिए नेहरू से उठा दिया। गांधी का नाम तो लेते हैं लेकिन एक दूसरे नाम को आगे बढ़ाकर गांधी के कद को नीचा करते हैं। ये एक आईकी है, एक घबराहट है। और जो भी ये राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं आपको ये बात जी, कि मेरे शदीद इख्तिलाफ थे राहुल जी जब वो नए नए आए और उन्होंने आके जो मनमोहन सिंह के कैबिनेट को फाड़ दिया, ये किया, तो मैं वाहिद आदमी था जो मुखालफत करता था। लेकिन ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है। बड़ा बदलाव उनके अंदर आया, आप ये कह रहे हैं? तो मैं आपसे यही जी, बीजेपी की सबसे बड़ी मसला ये है कि ये वो खानदान है जो आज भी हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जिए है। वो कितने ही किताबों, इसलिए इनके ये मसले खड़े होते हैं। और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद इतना इनसिक्योर है कि देखिए उन्होंने अडवाणी जी के साथ क्या किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया। अभी मध्य प्रदेश में 18 साल चीफ मिनिस्टर रहने वाला आदमी जिसकी वजह से ये जीत के आए, उसको भगाया। हाँ, मगर नए लोगों को, मगर सर देखिए ये उनकी पार्टी का मसला है। आप चूंकि पॉलिटिकल लीडर होने के नाते जाहिर तौर पर सवाल उठाएंगे, मगर नए लोगों को तो मौका मिलना चाहिए ना भाई। अगर अली मेहंदी सियासत में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। उसमें तो क्या है, नए लोगों को तो मौका मिलना चाहिए ना। एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति विशेष चलेगा 50-50 साल, तो नए लोग कहाँ से आएंगे? क्यों आदमी की राजनीति में आ रहा है? राजनीति में आदमी लोग नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपसे जवाब नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक पर्सपेक्टिव क्लियर किया है कि मुल्क की बर्बादी का बायस मुसलमान है राजनीति में, और वो जो है एक विलन है। उसी को दिखाते रहिए, उसी को बनाते रहिए। और ये जो आप लड़ाई शुरू कर रहे हैं, अभी तक अयोध्या खत्म नहीं, अब दूसरे इलाकों में जाएंगे। लेकिन कोई एक कंस्ट्रक्टिव काम अगर आपने किया हो तो मैं आपके साथ, मैं आपके लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को मानता था, उनके बहुत करीब भी था जी, और मैं उन लोगों के साथ रहता हूं जो इस मुल्क को बांटे नहीं। ठीक है, अली मेहंदी साहब, मैं आऊंगा सर, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं सर। हाँ, मैं वापस आ रहा हूं। एक बात बता, अच्छा, राहुल गांधी पे अटैक सिर्फ इसलिए है जी, देखिए वो दूसरों पे अटैक इसलिए नहीं करते कि कोई ऐसा ऑल इंडिया लीडर अपोजिशन के पास नहीं है कि जिसको, यानी राहुल गांधी ने यात्रा निकाली और वो हालत आप देखिए और जो होने जा रही है जी, किसी लीडर में भी हिम्मत नहीं है। बीजेपी में मोदी साहब हैं लेकिन ये निकले कैसे? ये तो हवाई जहाज से या तो जाएंगे या हजारों आदमियों के काफिले में जाएंगे। इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आवाम में आए। जो मीडिया को फेस करने से करता हो, ठीक है, आवाम में कैसे? मैं वापस आऊंगा। नितिन जी आपके पास भी आऊंगा और जी मोहम्मद अदीब साहब आपके पास भी आऊंगा। अली मेहंदी साहब, एक सवाल जो है वो यहाँ पर ये बनता है,
और वो लोग सवाल उठाते हैं, कई लोगों से आज दिन में बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि कांग्रेस जो है जिस तरीके से नॉर्थ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, उत्तर प्रदेश में जो है वो बेस बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहां पर कारकुनान जो है पार्टी के वो पार्टी से दूर हो रहे हैं। नॉर्थ में बड़ी मुश्किल है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें हमने देखा था कि 2019 के जो आम इंतखाबात थे उसमें बीजेपी को चली गई, एक भी सीट, यहां तक कि जो वजीर आला थे उनका बेटा भी नहीं जीत पाया। तो ये एक बड़ा मसला होगा। बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहां पर 100% सीट्स जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। नॉर्थ के लोग क्या राहुल गांधी की बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को वो नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर राहुल गांधी की शख्सियत पर वो अभी यकीन नहीं कर पा रहे हैं? ये बड़ा चैलेंज आपको लगता है कि है राहुल गांधी के सामने और कांग्रेस के सामने अभी? नहीं, मुझे खुर्शीद भाई ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ सर, ये हाँ मोहम्मद अदीब साहब, ये अली मेहंदी साहब से सवाल था मेरा, मैं आऊंगा वापस आपके पास। जी अली मेहंदी जी। खुर्शीद भाई देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे अलग अलग जगह पे राहुल गांधी साहब के साथ पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी वो चलने का मौका मिला, और मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा कि जिस तरीके से नॉर्दर्न इंडिया में की अगर मैं बात करूं, साउथ को छोड़ दें आप, तो जिस तरीके से नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली में जब आई, यूपी में जब हम गए, तो लोगों का जो मोहब्बत थी, जिस तरीके से लोग राहुल जी को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए उमड़ के आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी खुद चाहे कोई सड़क पे खड़ा होता था, उनको लगता था कि उनसे बात करना चाहता है और ऐसा शख्स है जो अपने दिल की बात बताना चाहता है, तो उसका खुद हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चलते थे। कई लोग रोते थे उनसे बात करते हुए, कई लोगों के आंसुओं को उन्होंने पोंछा, कई लोगों के दिल के जज्बात जो अपने थे वो सामने रखे। किसान थे उसमें, अनएम्प्लॉयड यूथ था, खवातीन थी, उसके अंदर यूथ थे और बाकी दीगर बुजुर्ग थे। ऐसे भी लोग थे जिनकी टांगे नहीं थी, ऐसे भी लोग थे जो बैसाखियों पर आ रहे थे। तो मेरा मकसद कहने का यह है, जो आपने सवाल किया, मैं इस बात से थोड़ा मेरी सोच मुख्तलिफ है। हाँ। कि उनको मोहब्बत नहीं मिल रही नॉर्दर्न इंडिया से। मोहब्बत तो चलो ठीक है, मोहब्बत तो मिली अली साहब, अली मेहंदी साहब, मोहब्बत तो मिली, मगर मोहब्बत जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। देखिए मतलब बिल्कुल हाँ, मैं सियासत जो है वो सियासत तो अल्टीमेटली जो है वहां नंबर गिने जाते हैं। फिर बेशक नहीं, मैं जो आपसे बात कह रहा था, आज देश चर्चा नहीं कर रहा उस बात पे, और ये भाजपा वाले नहीं चाहते कि चर्चा हो। हमें ईवीएम पर चर्चा करनी पड़ेगी। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जो मैं कुछ ऐसे अनबायस्ड मीडिया वालों की आपको बात बता रहा हूं जो 6-6 महीने से राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश थे, उन्होंने ये कहा मुझसे कि अली भाई कहीं से कहीं तक ये बात नहीं समझ में आ रही कि भाजपा राजस्थान में कैसे आ जाएगी। व्यापम का इतना बड़ा घोटाला होता है और मध्य प्रदेश के अंदर 20 साल के बाद भी भाजपा अपना परचम लहरा रही है जी। मतलब मुझे आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री, और छत्तीसगढ़ की मिसाल पूरा हिंदुस्तान दे रहा था कि छत्तीसगढ़ में हर शख्स को फ्री बिजली हो, चाहे किसानों की बात मैं करूं, चाहे महिलाओं की बात मैं करूं, चाहे युवाओं की बात मैं करूं, सब वहां पर संतुष्ट थे। सारे सर्वे कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, वहां कांग्रेस की सरकार नहीं आती। ठीक है। और मध्य प्रदेश के अंदर जहां 20 साल से भाजपा का राज था, वहां इतना जबरदस्त काम हो गया। ठीक है शिवाजी, वोट दे दिए। शिवाजी सरकार कैसे मान लूं इस बात को? शिवाजी सरकार सवाल करना शुरू कर दिया है। हाँ। मैं आपसे बता रहा हूं, ईवीएम पर सवालिया निशान इन 3 चुनाव के बाद जो कांग्रेस पार्टी को बेसिकली मैं कहूं हराया गया है, इसके बाद ईवीएम पर सवालिया निशान बनता है। शिवाजी सरकार, अली मेहंदी साहब ने कहा कि भाई वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है वो राहुल गांधी के साथ थे, और हमने भी वो टेलीविजन पर वो पिक्चर्स देखी हैं, वो विजुअल्स देखे हैं, तमाम जो है मीडियम के तमाम माध्यमों से। हर कोई उनसे मिलना चाह रहा था, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, नौजवान हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, जहां जहां से वो गुजरे, राहुल गांधी से हर कोई मिलना चाह रहा था। कोई गुलाब का फूल दे रहा था उनको, तो कोई अपनी जो है वो एक तरीके से मोहब्बत या उनसे लगाव का वो इजहार कर रहा था। मगर नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ भारत में, वहां पर राहुल गांधी को मोहब्बत तो मिली होगी, मगर अभी तक भरोसा जो है वो नहीं बन पाया राहुल गांधी के ऊपर।
नॉर्थ इंडिया के लोगों का जैसा भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर है, आपको लगता है कि ये जैसे मैंने सवाल उनसे किया था वही आपसे है कि क्या ये चैलेंज है कांग्रेस के सामने भी और राहुल गांधी के सामने भी कि वो भरोसा नहीं हो पा रहा अभी? आपका कहने काफी सही है जी। देखिए, एक चीज जो है, सवाल ये है कि काफी लोग राहुल गांधी के यात्रा से प्रभावित होकर उनसे मिलने गए, और जिस तरह की सारी बातें अभी किया गया वो सारी बातें सच है। हम भी देख रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश से गुजर रहे थे और दिल्ली आ रहे थे, हाँ। तो किस तरह का वहां लोगों का हुजूम था, और हम देख चुके हैं इस चीज को, हम भी समझते हैं इन चीजों को। पर एक चीज हमें समझना पड़ेगा जी, कि कांग्रेस की कमी कहां पर है। देखिए, सारी चीजें सही है, पर अरे एक ही शख्स पे अगर आप सारी पार्टी को चलाना चाहेंगे तो नहीं चला। हाँ। मगर बीजेपी तो चल रही है ना साहब, बीजेपी तो चल रही है वहां पर तो सिर्फ एक ही लीडर है नरेंद्र मोदी, और चारों सूबों के मैं 5 सूबों में इंतखाबात हुए, 5 सूबों में असेंबली इलेक्शन हुए, मगर चारों सूबों में, चाहे वो तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां पर बीजेपी की तरफ से जो है सिर्फ एक ही चेहरा थे और वो थे नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से एक चेहरा है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से, पर बीजेपी के साथ एडवांटेज क्या है ये आपने शायद नहीं सोचा जी। बीजेपी का जो मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी कहिए, ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी कहिए, पार्टी की जो मशीनरी कहिए, जो लगातार सरकार के साथ खड़ी है, वो गांव तक है, गांव के आखिरी बूथ तक। भाई साहब, आज तो आप बात कर लीजिए गुप्ता, या मुझे कर लेने दीजिए। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। शिवाजी प्लीज कहिए। हाँ प्लीज। हाँ नितिन जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ इनके बाद। बीजेपी के एडवांटेज में जी, बीजेपी के एडवांटेज उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, चाहे आप कह सकते हैं आरएसएस की वजह से पार्ट है, और वो जो है शख्स और डेडिकेटेड है, गांव में दूर दूर के बूथ तक वो पहुंचा हुआ, वहां सारी मैनेजमेंट वो करता है, लोगों को देखता है, पूरे वोटर्स को बुलाता है, वोटर्स के साथ संपर्क रखता है, यहां तक कि जो पोलिंग पार्टी है उसका भी ख्याल रखता है। और कांग्रेस के साथ कमी कहां पर है कि कांग्रेस के पास जो है कई जगहों पे, सबको मालूम है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं जी, बूथ पे जो है पोलिंग एजेंट भी नहीं दे पा रहा। तो कांग्रेस के जो ये वर्कर्स का जो स्ट्रेंथ कभी हुआ करता था कांग्रेस का, उसमें कमी आई। देखिए, इलेक्शन जो है सिर्फ लोगों के आने से नहीं होता है, लोगों को वोट के बूथ पे ले कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, बिल्कुल ठीक है, मशीन पे वोट डलवाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, कांग्रेस के साथ दूसरी क्या डिसएडवांटेज रही है, कांग्रेस के साथ दूसरी डिसएडवांटेज ये रही है कि कांग्रेस के पास अभी ऐसा नहीं है कि लीडरशिप नहीं है। हाँ। तो वो सारे लीडरशिप जो है अलग अलग जाके जिस तरह से उनको सारे काम करने चाहिए, तो वो उन्होंने नहीं किया। बीजेपी के साथ आप एक चीज देखें, क्या उनके लीडर्स पब्लिक मीटिंग में जाए या न जाए, उनके लीडर्स हर जगह जाते हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नीचे के आखिर तक जो है कोई ना कोई सेंट्रल और स्टेट का लीडर उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस को तो ये कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल पैचेस को जो है उसको भरना पड़े। नितिन गुप्ता जी, ईवीएम की बातें हो रही हैं, सारी दुनिया में होती है, हमारे नहीं होती है। कांग्रेस के भी कई लीडर जब इसको लागू किया गया तो उसके खिलाफ थे, बीजेपी के भी अडवाणी के। नितिन गुप्ता जी, ठीक है सर, चूंकि वक्त की कमी है, नितिन गुप्ता चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, नितिन गुप्ता जी, कम से कम अल्फाज में जवाब दीजिए कि क्या अब राहुल गांधी जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों ने उनको लीडर मानना शुरू किया, अब भारत न्याय यात्रा के बाद क्या अब आप जो है यानी बीजेपी उनको लीडर मानेगी कि नहीं मानेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग सोच है, हम व्यक्तिगत अगर बात करें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी, मैं राहुल गांधी को देश का बड़े नेता के रूप में हूँ। हाँ, पर कुछ कमियां हो सकती हैं, तो सुधार होना चाहिए। ठीक है, जनता में जाना चाहिए। ठीक है, वक्त की कमी है चूंकि मेरे पास, मैं 10-10 सेकंड के 2 कमेंट चाहूंगा, अदीब साहब आपसे भी और अली मेहंदी साहब आपसे भी। एक बड़ा अहम इशू आया कि कई बार कांग्रेस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है वो मार खा जाती है। राहुल गांधी कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर पार्टी के लीडर जो है वो जमीन पर नहीं उतरेंगे, वोटर्स को बूथ तक खींच कर नहीं लाएंगे, तो कोई फायदा राहुल गांधी की किसी भी यात्रा का नहीं होने वाला। ईमानदारी से 10-10 सेकंड में जवाब दीजिएगा प्लीज। रब्बानी साहब, इस बात को आपको मानना पड़ेगा जी, एक तबका ऐसा तैयार हो गया है, आरएसएस कर दिया है जी, कि वो हर कीमत पर वोट वहीं डालेगा
राजस्थान आपको बखूबी वाकिफ है, राजस्थान में मणिपुर का कोई किस्सा नहीं चला, लेकिन कन्हैया कुमार टेलर नहीं, वहां तो इसराइल और जो है फिलिस्तीन का, हमास का और जो है गजा का भी जिक्र हुआ। यही ऐसा कर रहा हूं हाँ, कि कन्हैया कुमार बिल्कुल ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, 1.5% परसेंटेज से बीजेपी ने सरकार बना दी। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस हकीकत को मत छोड़िए, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अली मेहंदी, क्योंकि सर वक्त की कमी है। तैयार हो गया है, हाँ, जो कन्हैया कुमार पे वोट देगा। बिल्कुल ठीक है। अली मेहंदी, अली मेहंदी साहब, क्या फाइनल रिमार्क्स हैं आपके? नहीं खुर्शीद भाई, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि सिर्फ राहुल गांधी जी के अकेले लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा, नीचे इस बात को जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी वो सबको एकजुट करेंगे, सबके अंदर वो नया जोश भरेंगे, नई एनर्जी लेकर के आएंगे। तमाम लीडर्स को वो मैदान में उतरना पड़ेगा, आखिरी आदमी तक जाना पड़ेगा, पार्टी के हर लीडर को, तभी जाकर के इन यात्राओं में कांग्रेस को जाएंगे। बहरहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने जो टेलीविजन पर इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे तमाम व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।